नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो और मैं हूं आशीष तिवारी। हरिद्वार में अमित शाह की रैली के मायने और इसके बाद निकले सियासी सबक। क्या यह मान लिया जाए कि अमित शाह बेहद जल्दबाजी में हैं? क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार में अमित शाह ने अपनी रैली की शुरुआत से लेकर आखिर तक 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ही फोकस किया, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी इलेक्शन मोड में आ गई है या फिर भारतीय जनता पार्टी को एक ही रास्ता मिला है कि अब वो इलेक्शन मोड में आ ही जाए। क्योंकि वक्त अगर बीतता जाएगा तो शायद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी, और ये बात खुद अमित शाह को समझ में शायद आ गई है। और यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह ने खुद ही हरिद्वार से फूंक दिया है। अब सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात को भी लेकर हो रही हैं कि यह बिगुल फूंकने के लिए हरिद्वार को ही क्यों चुना गया। ये बिगुल फूंकने का काम तो देहरादून से भी हो सकता था, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि जिसे हरिद्वार को ही चुना गया। अब इस पूरे रैली, इस पूरे कार्यक्रम के जो सियासी मायने हैं उसको समझना बेहद जरूरी है। अमित शाह का जो भाषण रहा, तकरीबन आधे घंटे का ये भाषण शुरू होता है 27 के लिए आह्वान के नाम पर, और आखिर होते होते भी वो 27 के लिए ही आह्वान करते सुनाई देते हैं। लेकिन बीच में वो जो कुछ भी कहते हैं वो बेहद खास है और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा राजनीति का खाका भी खींच रहा है। अगर आप देखते हैं तो एक तरफ अमित शाह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खूब पीठ थपथपाते हैं। यूसीसी से लेकर नकल विरोधी कानून तक मुख्यमंत्री धामी की खूब तारीफ की जाती है। लेकिन याद करिए कि जब अमित शाह बोल रहे होते हैं तो उस दौरान वो त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम लेना नहीं भूलते हैं। यानी 4 साल बेमिसाल की बात धामी की हो रही है, लेकिन उस दौरान 9 साल की बात भी हो रही है और उसी के जरिए त्रिवेंद्र सिंह रावत का जिक्र भी आ रहा है। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि इसके सियासी मायने बेहद गंभीर हैं। और जो चुनावी चर्चाएं हैं वो ये कह रही हैं कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा स्थिति कुछ इस तरीके से है कि उसे संभालने का एक ही रास्ता बचा है कि आप इलेक्शन मोड में आ जाएं। और जो खबरें हैं वो ये खबरें भी हैं कि अमित शाह से एक एक करके मुलाकात भी हुई है बड़े नेताओं की, और इस कार्यक्रम के बाद भी एक कोर कमेटी की बैठक हो रही है और उसके साथ ही कुछ और नाम भी उसमें जोड़े गए हैं जो कैबिनेट मंत्रियों की हैं, जिसे नाम टोली बैठक का दिया गया है। यानी पहले एक एक करके बैठक होती है, मुलाकात होती है, और उसके बाद कार्यक्रम होता है, भाषण होता है, और उसके बाद टोली बैठक होती है। आप समझिए कि इस पूरे घटनाक्रम को देखिए तो आपको साफ नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां इतनी दूभर हो रही थी कि हालात संभालने के लिए न सिर्फ अमित शाह को आना पड़ा, बल्कि पूरी पार्टी को इलेक्शन मोड में डालकर ही बचाने का एकमात्र रास्ता उन्हें सुझाई दिया। और यही वजह है कि 27 के ही नाम से पूरा भाषण शुरू हुआ और 27 के ही नाम पर पूरा भाषण खत्म हो गया। लेकिन इसके पीछे भी समझना यह जरूरी है कि जब इसके बाद गढ़वाल में राजनाथ सिंह की एक जनसभा, रैली, कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, और वहीं 23 और 24 मार्च के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारी भी की खबरें भी आ रही हैं, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि डैमेज कंट्रोल के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को उत्तराखंड में उतारने की तैयारी हो गई है और पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। पहले जेपी नड्डा आते हैं, उसके बाद अमित शाह आते हैं, फिर राजनाथ सिंह आते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मैदान में उतारा जाता है। और समूचे राज्य में जो स्थितियां बनी हुई हैं, उस राज्य की स्थितियों में सिर्फ एक ही बात क्यों गूंज रही है, और वो है 27 का इलेक्शन। क्या पूरा इलेक्शन फिगर आउट कर लिया गया है? भारतीय जनता पार्टी ने क्या मन बनाया है? जब ये सवाल इसलिए मौजूद है क्योंकि जब आप हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में पावर गेम की आहट देखते हैं, और जब उधम सिंह नगर के मौजूदा बीजेपी विधायक, गदरपुर के मौजूदा बीजेपी विधायक खुलेआम सरकार की आलोचना करते हैं और हरिद्वार के सांसद उनका साथ देते हैं,
और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सियासी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हरिद्वार में एक रैली करते हैं और एक शब्द उस संबंध में नहीं बोलते। और भी बहुत सारी बातें थी जिनका जिक्र शायद जनता कर रही थी कि वो अमित शाह अपनी रैली में करेंगे, लेकिन किया नहीं। क्यों नहीं किया यह अमित शाह जाने या फिर बीजेपी का संगठन जाने, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जो स्थितियां बनी हुई है उसमें सिर्फ एक ही चारा है कि समूची पार्टी के पावर गेम को एक एंगल से काटा जा सके, और वो है इलेक्शन मोड में आ जाना। और यही बात शायद अमित शाह भी समझ गए हैं, और यही वजह है कि अमित शाह ने खुद अपने हाथों में कमान ले ली है, और महेंद्र भट्ट हो या फिर संगठन के तमाम अन्य पदाधिकारी, इनके हाथ में शायद अब कुछ बहुत बचा नहीं है। अब जो कुछ भी होगा, जो भी तय होगा, वो दिल्ली से ही होगा। और ये कहने के पीछे एक वजह और भी है। महेंद्र भट्ट के तमाम बयान आप याद कर लीजिए, जिसमें वो बार बार ये कहते रहे कि बस बहुत जल्द समय आते ही कैबिनेट विस्तार हो जाएगा और बहुत जल्द दायित्व भी बढ़ जाएंगे। न तो दायित्वधारियों की लिस्ट आई, होली भी बीत गई, और न तो कैबिनेट विस्तार की कोई खबर आ रही है। जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो कोई खबर नहीं आई। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि किसी वजह से या फिर दिल्ली दरबार से हरी झंडी न मिलने की वजह से कैबिनेट विस्तार भी रुक गया और दायित्वधारियों की लिस्ट भी रुकी हुई है? और जब तक दिल्ली दरबार से हरी झंडी नहीं मिल जाती है, ना तो कैबिनेट विस्तार होगा, ना दायित्वधारियों की लिस्ट जारी होगी। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि प्रदेश संगठन के हाथ में बहुत कुछ बचा नहीं है, सब कुछ दिल्ली के हाथों में चला गया है। फिलहाल 2027 के लिए जिस तरीके से दम अमित शाह भर रहे हैं, सवाल ये है कि क्या जो मौजूदा राजनीति या रणनीति बीजेपी की चल रही है, मौजूदा संगठन में जो कुछ भी चल रहा है, सरकार और संगठन के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, उसी के आधार पर क्या 27 में वही रिजल्ट आ पाएगा जो भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है? क्या वही परिणाम आ पाएंगे जिसकी उम्मीद अमित शाह कर रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी जायज है क्योंकि स्थितियां जो कह रही हैं वो कुछ और कह रही हैं। आपकी राय इस पूरे मसले पर क्या है? क्या एक साल लगभग जब बचे हुए हैं, उसी एक साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके से इलेक्शन मोड में आ जाना कहीं कोई जल्दबाजी तो नहीं है या फिर कोई और वजह इसके पीछे है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आखिर में आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।